अपना अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चल रहा था और उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखो बड़े स्तर के ऊपर उससे यानी उद्योगों के अंदर अल्कोहल बनती है, शराब, एसिटिक अम्ल का सूक्ष्म जीवों का भी उपयोग किया जाता है। गेहूं, चावल व फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट पाउडर जो होता है उसके द्वारा शर्करा जो होती है, चीनी जो होती है, उसके अंदर ईस्ट का उपयोग करके अल्कोहल यानी जो शराब है उनका उत्पादन किया जाता है। बड़े स्तर के ऊपर बता रखा है, वाणिज्य उपयोग बता रखे है। अगर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग पूछे आपसे तो आप ये बताओगे कि जैसे अल्कोहल है यानी शराब है, एसिटिक अम्ल है, इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो किया जाता है। और प्राकृतिक जो शर्करा जैसे चीनी हो गई और ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब बनाने में इनका उपयोग है वो किया जाता है। आगे देखिए क्रियाकलाप दे रखा है 2.4 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। देखो आधे से ज्यादा भरना है। 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, उसके अंदर चीनी घोल दीजिए, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए और 4-5 घंटों के लिए उस स्थान पर ढककर रख दीजिए और विलीन को सूंघिए। देखो शराब बन गई। अब 500 ml का बर्तन है, बीकर है, आधे से ज़्यादा यानी उसको भर रखा है और चीनी डाल दी हमने 2-3 चम्मच, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दिया, 4-5 घंटे उसको उस स्थान पर रख देंगे और फिर हम सूंघ के देखेंगे तो क्या बन गई। देखो यह गंध किसकी है? अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। नोट करना भी, जैसे यानी यहाँ पे चीनी है और किस में परिवर्तित हो गई? अल्कोहल में, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज है वो 1857 में की। नोट करना साथ के अंदर छोटा क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि किण्वन की खोज किसने की थी? जो किण्वन प्रक्रिया बताई थी कि चीनी से जो अल्कोहल बना था, एक हमने एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे बताया था, एक एग्जाम्पल भी है, ये प्रक्रिया दे रखी है, क्रियाकलाप 2.4 दे रखा है, ईस्ट पाउडर डाल करके हमने बनाया था। ये जो प्रक्रिया है वह है किण्वन। तो ये जो किया था लुई पास्चर ने, इसकी खोज की थी 1857 के अंदर। अब अलग से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भी औषधीय महत्व, सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व क्या है? सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व बताइए, यानी औषधि क्या? दवाई के रूप में। तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, नाम सुना होगा कभी आपने, पेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो देते हैं। अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। इन औषधि का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये जो चीजें बता रहे हैं ना, ये भी सूक्ष्म जीवों से ही बनी है। हम प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन है, ये किनसे बनी है?
सूक्ष्म जीवों से। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी हो सकता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी कर सकती है और बढ़ने के लिए ये रोक देती है। इस प्रकार की औषधि प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों को आगे बढ़ने से रोकना और या फिर उसको नष्ट कर देना, ये क्या कहलाती है? औषधि प्रतिजैविक है वो कहलाती है। आजकल विषाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। देखो, जीवाणु और कवक से कुछ प्रतिजैविक औषधियों जो बता रखी है। सूक्ष्म जीवों से जैसे आपसे ये पूछ ले कि कौन कौन सी जो औषधियाँ जो बनती है, तो अपने को नोट करना। एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एरिथ्रोमाइसिन। ये है जीवाणु और कवक से प्राप्त होने वाली औषधि है और जिनका नाम एक बार फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। देखो, बाद में भी बता रखा है जीवाणु और कवक से ये तैयार होती है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। एक परिचय बता रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1829। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद व छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और देखो किस तरह से की थी। कोई जीवाणु का संवर्धन कर रहे थे तस्तरी के अंदर, और उसके ऊपर हुआ क्या कि उसके चारों ओर फफूंद बन गई। यानी फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु बढ़ गए उसके किनारों के ऊपर। वो क्या कर रहे थे? उसको नष्ट करने का काम कर रहे थे। किसको? जीवाणु को। उन्होंने सोचा कि भी ये जो जीवाणु इससे नष्ट हो सकता है, कोई बचाव हो सकता है, अपने लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने ये पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशुओं का जो आहार होता है, खाने की जो चीज़ें होती है पशुओं के लिए, या कुक्कुट मुर्गा के जो आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशु में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। वो मिला करके खिलाते हैं जिससे उसके अंदर सूक्ष्म जीव है वो पनपते नहीं है और रोगग्रस्त होने से बच जाते हैं। और प्रतिजैविक का उपयोग कुछ रोगों, पौधों में रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं कुछ पौधों के अंदर, जैसे अपने ये आजकल जो पौधा पाते हैं बीटी जो है, इस समय नरमा है, कपास है, तो उनके अंदर मिलाते हैं तो रोगग्रस्त होने की जो संभावना है वो कम होती है। एक बता रखा है कि ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह पे प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए। खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। ये नहीं कि हमने बता दिया टेट्रासाइक्लिन और पीछे एरिथ्रोमाइसिन। देखो कुछ टीकों के नाम बताए अभी ये देखो कहाँ पे गए, ऊपर है ये
नाम टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन, ये जो दवा है, तो अपने को ध्यान ये रखना है कि जो दवा बता रखी है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। दवा का कोर्स का अर्थ समझ रहे होंगे कि जितनी जैसी दवाई बता रखी है कि 7 दिन लेनी है, तो वो कोर्स पूरा होता है उस 7 दिन के लिए। ये नहीं थोड़ा सा आराम मिल गया और उसको हमने बंद कर दिया, तो क्या उस जीवाणु या वायरस का हमारे शरीर में वापस है आक्रमण हो सकता है, हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो कोर्स पूरा करना जरूरी होता है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू व प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। देखो क्या बात बता रखी है, बहुत अच्छी बात बताई है कि ये नहीं कि हमें बिना बीमार पड़े ही हमने प्रतिजैविक का इस्तेमाल कर लिया, हम सोचेंगे कि बीमार होंगे, हम बीमार ही नहीं होंगे अगर हमने प्रतिजैविक ले रखा है तो ये अपनी गलत सोच है, क्योंकि अगली बार जब हम बीमार पड़ेंगे ना, तो उस प्रतिजैविक को हम उपयोग में लेंगे तो वो हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी। अब बात करते हैं वैक्सीन यानी टीका। शिशु या बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? देखो छोटे बच्चे होते हैं, कई प्रकार के इंजेक्शन है, टीके हैं, वो लगाए जाते हैं। अब देखो वैक्सीन यानी टीका, ये पढ़ रहे हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए हमारा प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन का कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो आप देखिए कि टीका है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। देखो लड़ने की जो क्षमता है वो अपने को प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर में लड़ने का जो तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षी तंत्र बोलते हैं, वो होता है। वो क्या करता है, रोगों से लड़ता है। लेकिन अगर कुछ जो बीमारियां जो होती है वो प्रतिरक्षी जो वैक्सीन जो है वो हमारे शरीर में लगा दिए जाते हैं, तो पहले से वो प्रतिरक्षी है वो तैयार रहता है, उसका प्रभाव रहता है, ताकि जो जीवाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये कार्य बताया। कुछ जैसे बीमारियां जो दे रखी है, जैसे हैजा है, क्षय, चेचक है, हेपेटाइटिस है, इनके टीके लगाए जाते हैं। छोटे बच्चों के जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसी प्रकार से BCG का जो टीका लगता है शायद 1.5 माह के बाद में लगता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, ये पीलिया होते हैं, हेपेटाइटिस, इनके वैक्सीन जो होते हैं, टीके जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। तो नोट करना इस बात को कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे एडवर्ड जेनर। कब? 1798। आपने बचपन में
आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके दिए गए होंगे, आपने भी लगवाए होंगे टीके। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इनके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। आप पूछना अपने माता पिता से कि भी हमारे भी इंजेक्शन लगाए गए थे क्या, और अपने कब लगे थे, कितने लगे थे, कौन कौन से लगे थे। सभी बच्चों को इन रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है। आपके टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविज़न, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका और वैक्सीन है। देखो सरकार है कितना खर्चा लगाती है कि 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के बचाव के लिए। आज देखो ये समस्या है कि आज 20-25 सालों से जो ये अभियान चल रहा है, आज तक इन्हें पोलियो जैसी बीमारी का हम निपटान नहीं कर सके, क्योंकि हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से अपने को संदेश भेजा जाता है, लेकिन उस समय हमें वहाँ नहीं पहुँचते। बच्चों का जो टीकाकरण है हम नहीं करवाते, जिससे हमारे बच्चों को बहुत सारे नुकसान होते हैं। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन होगा। ये देखो एक चेचक बीमारी भी थी, बहुत ही भयंकर जो बीमारी थी, अपने शरीर के ऊपर जो दाने से निकल जाते थे, और ये भी बीमारी बहुत ही भयंकर थी, लेकिन उसका उन्मूलन कर दिया, यानी उसका निपटान हो गया। वो आज बीमारी नहीं है। आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य व अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। देखो आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। देखो बड़े स्तर पर तैयार करके फिर जो विश्वव्यापी जो बीमारियां जो होती है तो उनको क्या है नष्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। देखो पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है, अपने नाइट्रोजन की जो मात्रा वायुमंडल के अंदर 78% है, तो वो बनाए रखते हैं। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नहीं केवल यही बनाते हैं, और भी कई सिस्टम जो होता है उनके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो ये जो जीवाणु और नीले हरे जो शैवाल होते हैं ये इस नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे क्या होगी, उर्वरकता में वृद्धि होगी। सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक बोलते हैं। किसको, जीवाणु और नीले हरे शैवाल को। अब चलते हैं आगे। टॉपिक चल रहा था मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। ये देखो चित्र दिखा रखा है, ये तो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल का जो चित्र दिखा रखा है, नीले हरे शैवाल का चित्र है ये। अब देखो हम पहले बात कर रहे थे कि पर्यावरण का शुद्धिकरण भी इनके द्वारा किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात पहली वो जो अपने विद्यार्थियों ने घरों में बगीचों से पत्तियों में फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके निपटान के लिए
बनाए गए गड्ढों में डाला, कुछ समय बाद उसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और वो जो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हो सकता है, क्या बातें बताइए कि जो कचरा जो होता है घरों के अंदर, जैसे सब्जियों का, फलों का कचरा, पत्तियां हैं, इनको हमें कोई गड्ढे में डालते हैं तो एक खाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन पत्तियों को, उन फलों के छिलकों को का विघटन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और एक खाद के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, ए और बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए, दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। इन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके अंदर जैसे फलों का जो कचरा हमने जो भरा है छिलकों का, तो वो तो क्या होगा, उसका विघटन हो जाएगा, और वो जो पॉलीथीन बोर्ड जो डाली है आपने उसका विघटन नहीं होगा। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आपने देखा गमला ए में पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रकार में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग लिए जाते हैं। देखो, पादपों ने हम किसी प्रकार से प्राप्त किए थे जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व, और वही पोषक तत्व उस जो फलों के जो छिलके जो है उनके अंदर वो पदार्थ है, पोषक पदार्थ है, वही हम मिट्टी में डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनको वो पोषक पदार्थ है वो वापस प्राप्त हो जाते हैं, दोबारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें व खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। जो हमने पॉलीथीन की जो थैली है, कांच के टुकड़े जो डाले थे, उनका अपघटन नहीं हुआ, वो खाद में परिवर्तित नहीं होते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप में, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाता है। देखो, हमें कोई पादप जो टूट जाता है, पत्तियां जो टूटती है, जीव भी मृत होते हैं। अब वो जीव जाते कहाँ पे? 4-5 दिन तो देखते हैं हम, फिर वो क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन हो जाता है। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यानी जो जटिल जो पदार्थ होते हैं, जिस प्रकार जो जीव जो बड़ा था जटिल मात्रा से, तो वो क्या होता है कि सरल पदार्थों के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों व जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो वही ऊपर वाली बात बता रखी है कि पौधा और जो जंतु हैं उसके अंदर जो पोषक जो पदार्थ होते हैं वो वापस क्या कर लेते हैं, पौधे है वो प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हानिकारक व दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो देखो, जो दुर्गंध युक्त जो पदार्थ होते हैं यानी उससे दुर्गंध आती है, और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से क्या होता है कि उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो पर्यावरण का शुद्धिकरण हो गया। तो इस तरह से आज हमने कुछ बातें बताई थी, वो बताई थी कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, यानी क्या क्या फायदा है। सूक्ष्म जीव हमें फायदा भी करते हैं, और आगे हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जितना जो पढ़ाया गया है उसको आप अच्छी तरह से याद करना, लिख के देखना, तभी आपके ये जो पाठ है वो याद होगा। ओके।